नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। जैसे कि कोई भी नया चैप्टर पढ़ने से पहले हम एक बार इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़ते हैं, है ना, ताकि उस चैप्टर के बारे में हमें जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और जो चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं वो हम जल्दी से समझ सकें। उसी तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो संविधान का इंट्रोडक्शन एक परिचय पत्र है। ठीक है, कभी भी आप संविधान को पढ़ना चाहो या उसको स्टार्ट करो, उससे पहले आप प्रेमबल को जरूर पढ़ो, क्योंकि जब आप एक बार प्रेमबल को समझ लोगे तो आप भारतीय संविधान, जो एक देश का संविधान होता है, उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो प्रेमबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है संविधान स्टार्ट करने से पहले। और भारतीय संविधान यानी जो प्रस्तावना है, जिसको परिचय पत्र बोला गया है, ये जो नाम दिया गया था परिचय पत्र का, वो हमारे देश के जो अच्छे वकील थे उनका जो नाम था वो था नानी पालकीवाला। उनके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना परिचय पत्र ये नाम दिया गया था। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना संसद में पहली बार वो आई थी 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था संसद द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको पेश किया गया था। ठीक है, और अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है, यानी कि एक ही बार संशोधन हुआ है। वो हुआ था 1976 42 अमेंडमेंट, यानी कि 1976 42वां संशोधन, जिसके अंदर क्या करा था, 3 वर्ड्स को ऐड करा गया था। एक था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्ष और एक था अखंडता। ठीक है, अब एक एक वर्ड्स को हम समझेंगे, आराम से पूरी प्रस्तावना को समझेंगे। ठीक है, समझाना मेरा काम है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये प्रस्तावना पूरी समझ आ जाए। ठीक है, अगर कोई किसी को कोई वर्ड्स में दिक्कत हो तो मैंने उनके मीनिंग्स भी यहाँ लिख दिए हैं, तो इनको भी जरा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि मैं और आप, यानी इस भारत की जमीन पर जितने भी लोग रहते हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कहने का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत जो है 1947 के बाद पूरी तरीके से आजाद है। भारत के निर्णय को कोई भी शक्ति, यानी कि बाहरी शक्ति, यानी कि जो आउटसाइडर हैं, जो देश हैं, दूसरे देश हैं, भारत की नीति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ना ही भारत के आंतरिक मामले में दखल दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब भारत जो है पूरी तरीके से आज़ाद है, अपने निर्णय, अपने फैसले वह स्वयं ले सकता है। ठीक है, अब है समाजवादी। ये समाजवादी एक तरह से आपने विचारधारा तो सुनी होगी ना, जैसे पूंजीवाद है जो अमीरों पे काम करती है, यानी कि जो व्यापार पे ज़्यादा काम करती है, जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, लेकिन समाजवाद में क्या होता है, समाज कल्याण की ज़्यादा बातें होती हैं, यानी कि समाज के लोगों के लिए ज़्यादा बात होती हैं। ठीक है, तो समाजवाद का ये मतलब है। आपने 9th में भी इसको पढ़ा होगा, समाजवाद और पूंजीवाद, जो दो विचारधारा थी। ठीक है, अब है पंथ निरपेक्ष, यानी कि धर्म के नाम पर। और हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे देश की कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत के अंदर जितने भी धर्म है वो सब इक्वल माना गया है। किसी भी धर्म को बड़ा नहीं माना गया, ना ही किसी भी धर्म को छोटा माना गया है। सभी धर्म को इक्वल माना गया है, जिसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, यानी कि धर्म निरपेक्ष। अब आता है लोकतांत्र, यानी कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों की सरकार, यानी कि जनता जिसे वोट देंगी वही देश की सरकार बनाएंगे और शासन करेंगे। ठीक है, ओके। अब आता है गणराज्य। गणराज्य आप एक तरह से समझ सकते हो जैसे लोकतंत्र है जिन्होंने सरकार बनाई, और सरकार में जो मेन 2 पर्सन जो होते हैं, एक है राष्ट्रपति और एक है प्रधानमंत्री, जो देश में शासन व्यवस्था, यानी देश को क्या करते हैं, चलाते हैं, उनका विकास करते हैं। ठीक है, जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और इनको दोबारा भी चुना जा सकता है, लेकिन 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन करके। ठीक है, ओके। यानी कि जो मेन जो हमारे देश में पर्सन होते हैं गणराज्य, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी सब भारत के सभी नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय का मतलब होता है इंसाफ, ठीक है, कि भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वो समाज में उनको कोई दिक्कत आ गई हो, चाहे आर्थिक में चाहे राजनीतिक में, उनको सभी क्षेत्र में उनको न्याय दिया जाएगा, यानी कि इंसाफ दिया जाएगा, ठीक है। अब आता है विचार अभिव्यक्ति, यानी विचार आपके जो आइडियाज होते हैं, जो आपके थॉट्स होते हैं, यानी, और अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी बात रखने का अधिकार, ठीक है, यानी कि आप में आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपनी बात को देश के सामने, देश की जनता के सामने रिप्रेजेंट कर सको। लेकिन एक बात सभी लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि आपके जो आइडियाज हैं वो रख सकते हो, लेकिन आप कोई ऐसी बात ना करो जो देश के जो संविधान है, जो लोगों की जो इच्छा है, जो उनकी गरिमा है ना, उनको ठेस ना पहुंचे किसी को, यानी कि अपमानजनक बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देश के लोगों के लिए, देश के भले के लिए वो बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आइडियाज पे आपको पूरी आज़ादी, आप पूरी तरीके से स्वयं बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी अपमानजनक बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो लड़ाई करवा देते हैं बेफालतू की, ऐसे कोई भद्दे कमेंट्स नहीं होने चाहिए। अब आता है विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं उनका जिसमें भी मन करता है, जिसकी भी पूजा करने का मन करता है वो कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। उनका मन करता है हमें इनकी पूजा करनी है या हमें इसका प्रचार करना है, आप पूरी तरीके से आज़ाद हैं। भारत के अंदर किसी भी प्रकार की इन चीज़ों पे रोक नहीं है। आपको जो मन करता है पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, जो मर्जी चाहो एडवर्टाइजिंग करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। यानी कि आपको जो मानना है मानिए, आपको जो पूजा करनी है करिए, ठीक है। अब आता है प्रतिष्ठा और पद और अवसर, यानी कि प्रतिष्ठा यानी कि जो आपका पद है और अवसर की समानता होगी, यानी कि आप जिस भी पद पर इस भारत में काम कर रहे हो, आपका जो पद है, जो स्टेटस है, उसको सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। अब आता है अवसर की समानता, यानी कि जैसे मान लो नौकरी वगैरह है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लोग हो, सबको इक्विटी दी जाएगी, सबको मौका दिया जाएगा, ठीक है। यही है अवसर की समानता। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा का मतलब होता है शान, ठीक है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता का मतलब ये नहीं होता कि अलग करना, कहने का मतलब है राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या करेंगे, बना के रखेंगे भारत के सभी नागरिक। सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ठीक है, यानी कि सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व। देखो ये जो बंधुत्व का जो वर्ड है, बता दूं मैं थोड़ा आपके बारे में। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, और ये जो वर्ड है ना, ये लिया गया था फ्रांस की क्रांति जब हुई थी, जो हुई थी 1789 में। उसके अंदर 3 वर्ड्स आए थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यानी कि भाईचारा। उस वर्ड को हमने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें शामिल कर लिया था, ठीक है। करने वाली बंधुत्व यानी कि भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख, दृढ़ संकल्प का मतलब होता है एकदम निश्चय कर लिया भाई, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इत्ते द्वारा, यानी कि अपने द्वारा इस संविधान को अंगीकृत का मतलब होता है अडॉप्ट करते हैं, और अधिनियमित यानी कि कुछ हिस्से को लागू करते हैं, यानी कि 26 नवंबर 1949 को कुछ हिस्से को लागू करते हैं, और आत्मसमर्पित करते हैं, यानी कि खुद को समर्पित करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को जो ये लागू हुआ था, यानी इसमें कुछ हिस्से को लागू करा गया था, और इस दिन लगभग 384 लोगों ने अपने हस्ताक्षर करे थे, ठीक है, ओके। चलिए पूरी लाइन को अच्छे से समझते हैं। ये इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इत्ते द्वारा यानी अपने द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी अडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित यानी कि कुछ हिस्सों को लागू कर देते हैं, और आत्मप्रेरित करते हैं यानी कि खुद को समर्पित करते हैं, यानी कि जो भी हमने अपने देश के लिए जो व्यवस्था बनाई है, जो नियम बनाए हैं, उनको हम सब देश क्या करते हैं, देश के वासी यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं उसको हम
एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इसको लागू कर दिया गया था 2 महीने बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा देश का भारतीय संविधान लागू हो गया था कंप्लीटली पूरी तरीके से। ओके, आई होप आपको भारतीय संविधान की जो ये प्रस्तावना है वो पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। ओके, ये वर्ड्स के मीनिंग भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, किसी को कोई डाउट्स हो तो वो यहाँ से नोट कर लेना। ओके, मैं ताराचंद, मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू।